कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, एंड व्हाट इज गाउट, एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मैं इसका थोड़ा सा रिकैप आपको खुद ही दे देती हूँ कि सबसे पहले तो शो मी any one of you raise your hand and tell me about can you hear me? आपको मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी 10 क्लास, कैन यू हेयर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप हैंड रेज करें, एनी वन ऑफ यू। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या था? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। गाउट क्या था? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। एंड एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बट नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ, के इतना ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी के लिए, ठीक है। आप इसके बगैर ज़िंदा रह सकते हैं रिप्रोडक्शन के बगैर, ठीक है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इस सेंस में कहा था कि फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशी, किसी भी स्पीशी को बरकरार रखने के लिए, उसकी नस्ल को इस ज़मीन पर कायम रखने के लिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। फिर आपने कहा कि व्हाट इज बाइनरी फिजन? इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद को दो में डिवाइड कर लेता है। स्टेप्स ऑफ बाइनरी फिशन में हमने कहा था कि व्हेनेवर एनी ऑर्गेनिज्म वांट्स टू रिप्रोड्यूस हिमसेल्फ, फर्स्टली ही विल रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ठीक है। उसका डीएनए रेप्लिकेट होगा, देन डीएनए मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। आफ्टर दैट सेल मेम्ब्रेन इमेजिनेट, और फिर क्या होगा कि टू डॉटर सेल विल बी formed. What is budding? The small outgrowth formed on the parental body, ठीक है। Nucleus divide, DNA वही बात, DNA divide and moves into this bird-like structure and the new daughter organism will be formed, ठीक है। ये कल बातें हम डिस्कस कर चुके हैं सब। अच्छा, आज जो हमने डिस्कस करना है, टुडे आवर न्यू टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स आर sac like structure basically which contains nucleus inside it, ठीक है। अब जनरली इट इज सीन इन एन ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज अ फंजाई, ठीक। फंजाई में भी किसमें देखा जा सकता है क्लियरली, जिसकी एग्जाम्पल हम कोट कर रहे हैं फ्रॉम योर बुक, इट इज राइजोपस, ठीक है। अब राइजोपस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि विच शोज स्पोर फॉर्मेशन, तो हम कहते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक्स होती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है इन रिप्रोडक्शन, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियम एंड स्पोर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये किस तरह से होता है, तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो हम इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि दिस इज द मेन बॉडी, ठीक है। दिस इज द मेन बॉडी विच इज नोन एज अ स्टोलन. These are the roots like structure which is known as a rhizoids, ठीक। On the upper part, there is a reproductive portion of rhizopus. This long stalk-like structure is known as a sporangiophore. At the top of sporangiophore, there is a sac-like structure which is known as a spore. Sac का मतलब होता है round shape, ठीक है. This is sporangium. Inside the sporangium, spores are formed that can be formed through cell division, ठीक है। अब वो कहते हैं यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं इस जगह पर। When spores are formed inside it, क्या होगा कि यहाँ पर एक लेयर होती है, हेयर, जहाँ पर एरो का निशान है, वेक्यूल्स की। जब स्पोर्स यहाँ पर बन जाते हैं तो वेक्यूल्स का साइज इनलार्ज होता जाता है। जब वेक्यूल का साइज इनलार्ज होता जाता है
So they will occupy the large space here and exert a pressure on the upper side. जब अपर साइड पे प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ये जो वॉल होती है स्पोरेंजियम की ये बर्स्ट हो जाती है एंड द स्पोर्स विल रिलीज इनटू द एयर। ठीक है, इस तरह से स्पोर्स जो है वो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और स्पोर्स कैन नॉट जर्मिनेट इटसेल्फ अंटिल दे डिडंट फाइंड फेवरेबल कंडीशंस। ये तब तक खुद को जर्मिनेट नहीं करेंगे जब तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये स्पोर्स हवा में बिखर गए, अगर मुनासिब पानी नहीं है, मुनासिब हवा नहीं है, ठीक है, नमी नहीं है, तो क्या होगा, टेम्परेचर नहीं है, तो ये स्पोर्स जो हैं वो खुद को जर्मिनेट नहीं करेंगे। जर्मिनेशन का मतलब क्या है कि एक नया राइजोपस नहीं बनाएंगे। ठीक है, इन स्पोर्स के गिर्द थिक वॉल होती है जिसको हम कहते हैं क्या बना देते हैं, सिस्ट बना देते हैं। तो राइजोपस क्या है, इट्स अ फंगस, इट शोज asexual reproduction। ठीक है, asexual reproduction through spore formation। The main body is consist on stolon. On the lower side of stolon there are root-like structure which is known as a rhizoids. From the upper side there is a reproductive part of rhizopus. This stalk-like structure is known as a sporangiophore. At the top of stalk-like structure, there is a sac-like structure which is known as a sporangia. Inside the sporangium, spores are formed through a division which is known as a mitosis. Okay, when spores are formed, at the base of this sporangium, there is a layer of vacuole, जो कि क्या हो जाएंगे, enlarge हो जाएंगे. When they enlarge in size, they exert the pressure on the upper side and this wall will be burst and spores will be released into the air. ये spores हवा में release हो जाएंगे. ठीक है, these spores cannot be germinate itself until they didn't find any favorable conditions. Favorable conditions क्या होती हैं, वो conditions optimum temperature, ऑप्टिमम वाटर, ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्ट, ये सब चीज़ें जब अवेलेबल होंगी तो क्या होगा, दीज स्पोर्स विल बी जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है कि स्पोर फॉर्मेशन ऑल्सो अकर्ड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी होती है। आई हैव कॉपीड दिस स्लाइड। ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन मिली थी अच्छी, कि आप इसको बेहतर तरीके से देखोगे तो बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो स्पोर फॉर्मेशन वो कहता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड इनसाइड द बैक्टीरिया व्हेन स्पोर इज फॉर्म्ड इट हैज़ अ थिक वॉल अराउंड इट। ठीक है, जब क्या होता है कि एडवर्स कंडीशन में, हीट, ड्राउट, प्रेजेंस ऑफ पॉइजन, तो क्या करता है, अपने गिर्द थिक वॉल डेवलप कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। यहाँ पर उसने एक इंफॉर्मेशन भी कोड की हुई है कि जो स्पोर्स होते हैं जो है सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। एंथ्रेक्स के जो स्पोर्स होते हैं वो 1300 ईयर्स ओल्ड होते हैं एंड कैन कॉज डिजीज। ठीक है, इतनी देर तक भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब वो कहता है कि जब ये पेरेंट के अंदर स्पोर बनता है, व्हेन इट हैज़ टू रिलीज इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, so this parental wall will be break down. ठीक है, and the spores will be released and the spores will contain a hard wall around it and the structure will be considered as a cyst. ठीक है, the structure will be considered as a cyst and then external environment becomes favorable, this hard wall will be broken down and this spores, this bacteria will be released into the air and it now it is ready for causing disease in another organism. ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया क्या होता है कि ये जो स्पोर्स बनते हैं इनको बेसिकली इनसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल बनते हैं, तो इनको हम एंडोस्पोर्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये सिर्फ बाइनरी फिशन के ज़रिए खुद को रिप्रोड्यूस नहीं करते, they can also reproduce themselves through spore formation and the spores which are forming inside the bacteria, these spores are known as the endospores. ठीक है,
Okay, next steps, same repeating here. कि what are the steps which involved in spore formation. सबसे पहले तो बैक्टीरिया की एग्जांपल कोट कर रहा है वो यहाँ पर कि बैक्टीरिया बैसिलस होता है एंड क्लोस्ट्राइडियम होता है which shows spore formation. Bacillus and Clostridium, the name of bacteria, it depends on the shape of bacteria. ठीक है, यहाँ पर जो नेम इसको दिए गए हैं उसकी शेप पर है. बैसिलस होता है रॉड लाइक बैक्टीरिया. ठीक है, तो कहते हैं इसमें जो रिप्रोडक्शन हो रही है स्पोर फॉर्मेशन के जरिए हो रही है. फर्स्ट स्टेप क्या है, स्पोर फॉर्म इनसाइड पेरेंटल बॉडी होगा, थिक वॉल बनाएगा, पेरेंटल वॉल ब्रेक हो जाएगी, फिर रिलीज होगा और जर्मिनेट हो जाएगा इन फेवरेबल कंडीशन. ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है वो है पार्थिनोजेनेसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? वैसे तो हम कहते हैं कि एग जब फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है, तो अब वो कहता है कि अनफर्टिलाइज जब एग डेवलप हो जाएगा इंटू न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस. जब एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, ठीक है, और वो एक नया जानदार बना रहा है, दिस इज अनयूजुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ना. ये सेक्सुअल में तो ऐसा नहीं होता. सेक्सुअल में तो हमने हमेशा पढ़ा है कि एग और स्पर्म फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा, फिर नया इंडिविजुअल बनेगा. तो इट इज़ अनयूजुअल कि अनफर्टिलाइज्ड. अनफर्टिलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि ये स्पर्म के साथ फ्यूज ही नहीं हुआ, अकेला इंडिविजुअली एग इज गोइंग टू डेवलप अ न्यू ऑर्गेनिज्म. वैसे ये कहाँ पर होता है, फ्रॉग में, इंसेक्ट में. हम यहाँ पर जो एग्जांपल कोट करेंगे वो किसकी है, में उसमें हनी बी में. ठीक है, अब वो कहते हैं इसमें आपको 3 जनरेशन नज़र आती हैं. एक क्वीन नज़र आएगी, मेल ड्रॉन्स नज़र आएंगे और वर्कर्स नज़र आएंगे. अब वो कहते हैं जो फीमेल क्वीन होती है डिप्लॉयड होती है. जब ऑब्वियस सी बात है एग और स्पर्म मिलेंगे, एग भी क्या है, डिप्लॉयड है, यानी 1n, और स्पर्म भी क्या है 1n. जब वो मिलेंगे तो 2n बन जाएगा. ठीक है, ये बात हमने 9th क्लास में भी डिस्कस की थी. तो डिप्लॉयड फीमेल बन जाएगी, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा. मेल ड्रॉन्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं. ठीक है, मेल ड्रॉन्स डिप्लॉयड होते हैं, और वर्कर भी क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं. ठीक है, अब वो कहता है क्वीन है, या तो वो डेवलप हो जाएगी डिप्लॉयड फीमेल ऑफस्प्रिंग या वो वर्कर बना देगी. यहाँ पर देखो, अगर वो अनफर्टिलाइज हो रही है तो वो मेल ऑफस्प्रिंग बनाएगी जो क्या कहलाते हैं, ड्रॉन्स कहलाते हैं. अब ये जो 3 जनरेशन आपको नज़र आ रही होती है यहाँ पर, इनका कोई काम होता है, क्या काम होता है, ये एक सोशल कम्युनिटी है. ठीक है, ये मिलकर काम करते हैं. क्वीन जो होती है वो नस्ल बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है. ड्रॉन्स जो होते हैं वो क्वीन को फर्टिलाइजेशन में अहम किरदार अदा करते हैं क्वीन की. और जो वर्कर होते हैं दे आर स्टेराइल, they cannot increase, they cannot participate in the reproduction. ठीक है, they don't have ability to participate in the reproduction process. तो क्या करते हैं, ये सिर्फ खुराक को कलेक्ट करते हैं फॉर द क्वीन, क्वीन का ख्याल रखते हैं ये. ठीक है, तो इस तरह से ये सोशल कम्युनिटी होती है कि इनका आपस में ये मिलजुल कर रहते हैं, इनका इनके जो काम है वो डिवाइड हुए होते हैं. तो पार्थिनोजेनेसिस में इस वक्त जो हमारा कंसर्न है वो किससे है, मेल के साथ, मेल ड्रॉन्स के साथ, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा. दिस इज अनदर डायग्राम. इसमें वो कह रहा है, यहाँ देखो, डिप्लॉयड फीमेल बी, डिप्लॉयड फीमेल बी. ठीक है, डिप्लॉयड फीमेल बी, इसमें क्या मियोसिस हुए, एग्स बन गए, एग्स बन गए. मेल ने क्या बनाया, स्पर्म बना दिया. ठीक है, अब वो कहता है ये एग और ये स्पर्म फ्यूज होगा तो 2 बनेंगे. ठीक है, कहता है 2 बनेंगे. इसमें आप देखो कि डिप्लॉयड फीमेल बी में ए बी और ये बी बी. ठीक है, अब वो कहता है कि ए बी हम कहते हैं फीमेल बन गई तो वो क्वीन कहलाएगी. अगर बी बी वर्कर बन गए तो दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, दे विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेरॉइड. और अगर एक फर्टिलाइज ही नहीं हुआ और आगे न्यू इंडिविजुअल बना रहा है तो वो क्या होंगे, सारे के सारे हेप्लॉयड होंगे. क्योंकि ये एक अकेला ही यहाँ से देखो यहाँ जा रहा है और ये भी अकेला, ये एक क्रोमोसोम इधर जाके डेवलप हो गया किसमें, हेप्लॉइड मेल में,
ये एक अकेला क्रोमोसोम आगे जाके किसमें डिप्लॉय चेंज हो गया है, ये रिप्रोडक्टिव सेल, ये रिप्रोडक्टिव सेल और ये रिप्रोडक्टिव सेल, ये अकेला इंडिविजुअल एग ना तो स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ है, इंडिविजुअली किसमें चेंज हो गया है, हेप्लॉइड मेल में। ये रिप्रोडक्टिव सेल इंडिविजुअली किसमें रिप्रोड्यूस हो गया है, हेप्लॉइड मेल में। दीज आर द फर्टाइल मेल्स, ठीक है, बट दे आर प्रोड्यूसिंग ड्यू टू फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। तो ये जो प्रोड्यूस हो रहा है प्रोसेस, ये वाला जितना प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। जबकि ये यूजुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। अच्छा, अब जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स में हम पढ़ रहे हैं ये, ठीक है। एनिमल्स के तो वेजिटेटिव पार्ट्स नहीं होते ना। वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स के कौन कौन से हैं, उसके लीव्स, उसका स्टेम, उसकी रूट्स, ठीक है। वो पार्ट्स प्लांट के जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जो उसकी ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं नेचुरली, तो हम वैसे पढ़ते हैं कि फूल के जरिए पौधा अपनी नस्ल को बढ़ाता है, ठीक है। फूल के जरिए पौधा अपनी नस्ल को बढ़ाता है। लेकिन अगर पौधा अपनी नस्ल बढ़ा रहा है किसके जरिए, स्टेम के जरिए, रूट्स के जरिए, लीव्स के जरिए, तो वो क्या कहलाती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वो कहते हैं इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स जो होती हैं वो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, सेवरल वे से होती है। सबसे पहला जो वे है इसका रिप्रोडक्शन का वो क्या कहलाता है, बल्ब्स। बल्ब्स क्या होती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं और इनके गिट क्या होती हैं, फ्लैशी लीव्स होती हैं। और उस अंडरग्राउंड स्टेम से क्या ओरिजिनेट होता है, उसकी बेस से एडवेंटिशियस रूट्स ओरिजिनेट हो रही होती हैं। और उसकी टॉप से क्या ओरिजिनेट होता है, उसकी शूट ओरिजिनेट हो रही होती है। बेटा अगर आप बैठ अच्छा, शूट से क्या ओरिजिनेट होती है, उसकी शूट उस बेस की टॉप से ओरिजिनेट हो रही होती है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, ऑनियन एंड ट्यूलिप्स आर, दिस इज अ डायग्राम, आप ये देख सकते हो, ठीक है। इसमें वो कहता है कि दीज आर द रिड्यूस स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। इसके नीचे से ये देखो रूट्स ओरिजिनेट हो रही हैं, ये मेन बर्ड है और ये सारे ऊपर की तरफ क्या है, फ्लैशी लीव्स हैं, ठीक हो गया। अब वो यहाँ से कह रहे हैं कि इस बर्ड से ऊपर की तरफ शूट और नीचे की तरफ रूट्स, दीज आर द अंडरग्राउंड स्टेम एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ बल्ब। नेक्स्ट वो कहता है कॉम्स। कॉम्स क्या होते हैं, शॉर्ट स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम, छोटे और स्वॉलन फूले हुए अंडरग्राउंड स्टेम होता है। बर्ड्स प्रेजेंट एट टॉप ऑफ कॉम, ये ऐसी अंडरग्राउंड स्टेम है जिसकी टॉप पर कॉम हो, टॉप पर बर्ड होगा, ठीक है। शूट ग्रोज फ्रॉम बर्ड, उस बर्ड से एक नया शूट निकलेगा और एक नया पौधा बन जाएगा। एग्जाम्पल गार्लिक है, ये इसकी डायग्राम है। यहाँ पर देखो कि एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये इसमें नोड्स हैं, ये डॉटर फॉर्म है, ठीक है, ये ओल्ड फॉर्म है, दिस इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, ये सारी की सारी। यहाँ बेस पर उसकी टिप होगी, बेस पर बर्ड्स होंगे और यहाँ से एक नया शूट और एक नया फॉर्म जो है, एक नया डॉटर फॉर्म बन जाएगा। यहाँ पर देखो नोड्स वो पोर्शन होते हैं विच हैव द सेल्स जिनमें एबिलिटी होती है डिवाइड होने की। तो इन्हीं नोड्स पर क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो हमने कहा दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम और एट द टॉप जो है जहाँ पर नोड्स होगा वहाँ पर बर्ड्स होंगे और उन बर्ड्स से जो है वो एक डॉटर फॉर्म बन जाएगा। राइजोम्स, राइजोम्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। इनलार्ज पोर्शंस आर कॉल्ड नोड्स, इसमें कुछ इनलार्ज पोर्शंस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, नोड्स। नोड्स में क्या होंगे, बर्ड्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नोड्स आर द पोर्शन विच हैव द सेल्स जिनमें तकसीम होने की सलाहियत होती है। तो उन सेल्स को हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का।
हमेशा जो भी बर्ड होगा उसके ऊपर वाली साइड से शूट निकलेगी और फ्रॉम लोअर साइड रूट्स निकलेंगे। एग्जाम्पल जिंजर, अदरक जो आप इस्तेमाल करते हैं, हियर यू कैन सी द डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर देखो ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, और ये नोड्स पर क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। इन बर्ड्स से वो कहता है ये देखो न्यू प्लांट्स निकल रहे हैं, न्यू शूट, और इसकी लोअर साइड से एडवेंटिशियस रूट्स बनेगी। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल अगर हम दोबारा देखें, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम, ये देखो हॉरिजॉन्टल क्या है, जमीन के साथ साथ ग्रो कर रहा है इस तरह से, ना तो बिल्कुल सीधा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल होता है, स्ट्रेट। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के जमीन के साथ साथ ग्रो करते हैं ये। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, स्टेम ट्यूबर, इन लार्ज पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम ट्यूबर खुद क्या है, स्टेम नहीं है, बट इट इज द enlarged पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। कि अंडरग्राउंड स्टेम के कुछ enlarged पोर्शंस होते हैं जिन्हें हम स्टेम ट्यूबर्स कहते हैं। टाइनी बर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ आइज, इनके पास छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिनको हम आइज कहते हैं। ईच बर्ड डेवलप इनटू न्यू शूट एंड रूट, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ओल्ड स्टेम, यहाँ पर स्टेम होगी और उसके ये स्कार ऑफ ओल्ड स्टेम का है। ठीक है, ये लार्ज पोर्शन है किसका, स्टेम का, दिस इज लार्ज पोर्शन। इसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोटैटो आई। इन बर्ड्स में सेल्स होते हैं जिनमें डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। ठीक है, ये इन सेल्स में, आईज में बर्ड्स होते हैं और बर्ड्स हैव द cells which are known as a meristematic cells and have the ability of division। जब ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखो कि ऊपर वाली बर्ड के ऊपर वाली साइड से शूट निकलेगा और फ्रॉम इट्स लोअर साइड क्या बनेगी, राइजोइड्स बनेगी। दिस इज नॉट नोन एज अ अंडरग्राउंड स्टेम, दिस इज बेसिकली अ swollen पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। कि यहाँ पर स्टेम होगी और उसके टिप पर ये फूला हुआ ऐसा होगा पूरा, ये सारे का सारा स्टेम ट्यूबर है। इसके ऊपर छोटे छोटे निशान होंगे जो कि आइज कहलाते हैं। इन आइज में सेल्स होंगे जिनमें तकसीम होने की सलाहियत होती है। ये सेल्स क्या कहलाते हैं, बर्ड कहलाते हैं। और ये जब डिवाइड होंगे तो इस तरह से डिवाइड होंगे कि उन सेल्स के ऊपर वाली जानिब से शूट बन जाएगी और निचली जानिब से क्या निकलेंगी, रूट्स बनेंगी और एक नया पौधा बन जाएगा। सेकेंड लास्ट जो है वो है सकर्स। सकर्स की एग्जाम्पल क्या है, मिंट। यहाँ पर देखो कि सकर्स में क्या है, सकर्स ये हैं। ठीक है, दीज आर द बेसिकली लेटरल स्टेम। कि ये मेन स्टेम है, उसके इतराफ से जो स्टेम निकल रही है वो सकर्स हैं, जो कुछ देर के लिए ज़मीन के साथ साथ ग्रो करेंगे, फिर आहिस्ता से वो ज़मीन से बाहर आ जाएंगे ऊपर और एक एरियल शूट बना देंगे। ठीक है, और इनकी लोअर साइड से एडवेंटिशियस रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, मिंट है। मिंट पुदीना आपने घर में भी लगाया हो तो आपने देखा होगा कि उसकी जो शूट्स होती हैं ज़मीन के साथ साथ कुछ ग्रो करती हैं और फिर वो ज़मीन से बाहर आ जाती हैं। तो हम कहते हैं सकर्स आर द लेटरल स्टेम क्लोज टू ग्राउंड, जो ग्राउंड के करीब होती हैं और कुछ देर ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करती हैं, फिर दे कम्स आउटसाइड। ठीक है, इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और फिर यहाँ से क्या बन जाता है, एरियल शूट, और उसमें लीव्स भी होते हैं और फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ इट एडवेंटिशियस रूट्स आर फॉर्म्ड। लीव्स के जरिए भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। इट्स नॉट कॉमन मेथड, ये इतना कॉमन नहीं है। इसको किन प्लांट्स में देखा जा सकता है, ब्रायोफिलम में। ठीक है, प्लांट्स हैज फ्लैशी लीव्स, एडवेंटिशियस बर्ड्स एट मार्जिन ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जब लीफ गिरता है तो इन बर्ड्स से न्यू पौधा बन जाता है। अब वो कहता है नॉर्मली ये पौधे जो हैं वो लीव्स के जरिए ग्रो नहीं करते हैं। ऐसा तब होता है कि जब कोई इंजरी होती है पौधे को और उसके लीफ गिर जाते हैं, या ऑटम सीजन आता है उसके लीव्स गिर जाते हैं, तो क्या होगा कि अगर वो ऐसी जगह पर लीफ गिरे हैं जहाँ पर मुनासिब टेम्परेचर है, मुनासिब नमी है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी है, तो क्या होगा कि इन बर्ड्स से एक नया पौधा ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है,
तो इसके डायग्राम्स अगर हम देखें तो दिस इज अ डायग्राम, दिस इज अ ब्रायोफिलम लीव, ठीक है। ये देखो ये इसके नोचेस हैं, ये इसके नोचेस हैं, ठीक है। इसमें वो कहता है कि यहाँ पर बर्ड होगा। अब जब ये लीफ गिर गया तो ये जो इमेजिनेट अंदर ये जो कर्व्ड पार्ट होगा यहाँ पर बर्ड होगा। अब वो कहता है जब ये लीफ गिरा तो इस बर्ड से डिवीजन होगी, ठीक है। और बर्ड हमेशा याद रखना कि बर्ड के जो ऊपर वाले सेल हैं वो एरियल शूट बना देंगे और लोअर सेल क्या बनाएंगे, रूट्स बना देंगे और एक नया प्लांट बन जाएगा। इस तरह से जो है वो ब्रायोफिलम लीफ से जो है वो न्यू रिप्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। दीज आर ऑल द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रिकैप दूंगी दोबारा से, क्योंकि इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक, तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? वेजिटेटिव क्या होता है? पौधे के, प्लांट्स के वो हिस्से जो कि उसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिप्रोडक्शन। तो अगर वो पौधे जो उसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक उसके रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, if they are participating in the reproduction, then this kind of reproduction is known as a natural vegetative propagation, ठीक है। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। वो कहता है पहला बल्ब होता है विच इज अंडरग्राउंड स्टेम, सराउंडेड बाय अ फ्लैशी लीव्स, और बर्ड्स की बेस से शूट निकलेगी, बेस से रूट्स निकलेंगे और टॉप से शूट निकलेगी। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? ऑनियन। अब आपने जब याद करना है तो बल्ब से याद रखो अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है, डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा फॉर्म्स को याद रखो, शॉर्ट स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम। बल्ब क्या था? सिंपल अंडरग्राउंड स्टेम। फॉर्म क्या है? शॉर्ट और स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसकी टॉप पर बर्ड्स होंगे, ठीक है। और उन बर्ड से एक नया पौधा बनेगा। यहाँ देखो स्वॉलन है ये सारे का सारा स्वॉलन, शॉर्ट छोटा और स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम, जबकि बल्ब क्या था? सिर्फ अंडरग्राउंड स्टेम था, ठीक है। उसके बाद हमने कहा राइजोम, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम। बल्ब क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। फॉर्म क्या है? स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम। राइजोम क्या है? हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम। ये फर्क है इनमें। इन लार्ज पोर्शन इसके नोड्स होंगे जिन पर बर्ड होगा, बर्ड से नया पौधा बन जाएगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है? जिंजर। दिस इज अ डायग्राम। फिर वो कहता है स्टेम ट्यूबर्स आर नॉट इटसेल्फ अंडरग्राउंड स्टेम बट इट इज द ए लार्ज पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। ये याद रखिएगा, ठीक है। Tiny birds होते हैं in the form of eyes. Each bird develop into new shoot and root. This is example. Suckers are the lateral stem close to ground. ठीक है, जो कुछ देर के लिए ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करेंगे और फिर जमीन से बाहर आ जाएंगे। लीव्स के जरिए भी होती है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? ब्रायोफिला, ठीक है। ये देखें डायग्राम, हमने इसको रिवाइज कर लिया। बल्ब, अंडरग्राउंड स्टेम। फॉर्म क्या है? शॉर्ट swollen underground stem. Stem tuber in large portion of underground stem. Rhizome, horizontal underground stem, ठीक है। Suckers are the lateral stem close to ground, and the bryophyllum leaves have notches in which buds are present through which a new plant forms. आपने इस तरह से इसको याद करना है, ठीक है। There are some questions which we have to revise. Just have a look on these questions. तो फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, ठीक है। कल नेक्स्ट वीक हम दोबारा मिलेंगे, इससे आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो आपका टेस्ट है वो भी यहीं तक होगा। टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट किया करें। मैं अगेन कह रही हूँ, अगर आप गलत भी करेंगे तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही, बट यू मस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट। इट विल इंक्रीज योर नॉलेज, ठीक है। आपको पता चले कि आप कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, आपको आइडिया होगा किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो नाउ जस्ट गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चन, फिर मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, देन वी विल फिनिश आवर लेक्चर, ठीक। व्हाट इज एंडोस्पोर्स? मैंने बताया है, बैक्टीरिया में बनते हैं अंडर। पार्टिनोजेनेसिस, वन लाइन डेफिनेशन। अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू न्यू बल्ब,
अभी मैंने बार बार रिपीट किया है क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इन सब को एक दफ़ा आप ज़रूर गो थ्रू करें। मैं आपसे कोई भी बच्चा जो आंसर देना चाहता है, रेज योर हैंड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंडोस्पोर? ओके, अहमद आबिद, वेट, चलें जी। जो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर हाँ हाँ, अहमद आबिद जी। जो स्पोर्स बैक्टीरियल सेल्स के अंदर बनते हैं उनको एंडोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? और कोई बताए अब, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? एनीवन एल्स? कोई किसी और को पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? अहमद आबिद के अलावा कोई और? साद वकार जी, बताएं जी, साद वकार बताएं। In it, an unfertilized egg develop into new offspring. हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, और व्हाट इज बल्ब? जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, जिसमें अब्दुल रहमान है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, हम थोड़ा सा कल वाले लेक्चर का रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको आगे पढ़ाना शुरू करती हूँ। ठीक है, हमने कल 2 टर्म्स की, सपोर्ट एंड मूवमेंट। उसके बाद आपने जो है वो डिस्कस किया था कि स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है। स्केलेटन का फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, आपके डिफरेंट स्पेसिफिक पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, लेग्स का प्रोटेक्ट योर ब्रेन, योर रिब्स प्रोटेक्ट योर लंग्स। और जो है आपने कहा कि स्केलेटन जो है वो आपके मसल्स के अटैचमेंट पॉइंट भी देता है, उसकी मूवमेंट में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो स्केलेटन के फंक्शन में आ जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है आज कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, अब वो कहते हैं आपका जो स्केलेटन था, जिसको आपने कहा कि बड़ा कैसे उसमें फंक्शन उसका क्या है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक स्केलेटन के। कहता है कि अगर एक एडल्ट ह्यूमन लोगे तो उसके अंदर टोटल जो बोन्स होती हैं वो 206 बोन्स होती हैं, और आपका जो स्केलेटन होता है उसको डिवाइड किया होता है 2 पार्ट्स में। एक कहलाता है एक्सियल और एक कहलाता है अपेंडिकुलर। एक्सियल के नाम में ही जाहिर है कि ये वो स्केलेटन है जो कि आपका एक्सिस बनाता है। ठीक है, आपके सेंट्रल पोर्शन, आपका वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है इसमें, एक्सियल में आपका ब्रेन आ जाता है। ठीक है, ये आपका एक्सियल स्केलेटन बनाता है। अब वो कहता है एक्सियल स्केलेटन वो जो कि आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर लाई कर रहा होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लंबाई के रुख। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि अगर हम इसकी बोन्स को देखें तो कहता है इसमें 80 बोन्स होती हैं जो आपके हेड और ट्रंक में मौजूद होती हैं। 22, जिसमें से 22 बोन्स आपके स्कल में है। उनमें से जो बोन्स स्कल में है 8 आर क्रेनियल है। क्रेनियल जो है वो आपके सर वाले हिस्से को कहता है। 14 फेशियल, फेस वाले हिस्से पर होती हैं। 6 मिडल एयर ऑसिकल, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि आपके कान के अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, स्टेप्स, नेवियस एंड इंकस, जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर वो 6 मिडल एयर ऑसिकल दोनों कानों की 3 जो स्मॉल बोन्स हैं उनको इकट्ठा करके बता रहा है ये कितनी बोन्स हैं। 6 मिडल एयर ऑसिकल्स हैं यहाँ पर। ठीक, उसके बाद जो है 33 वर्टिब्री इनवर्टिब्रल कॉलम। आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो छोटी छोटी डिस्क से मिलकर बना होता है,
और ये जो डिस्क होती हैं वो कितनी वर्टिब्री डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कितना होता है वर्टिब्रल कॉलम में, वो होती हैं 33। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन लाई करता है आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर। 80 बोन्स होती हैं आपके हेड और ट्रंक में, जिसमें 22 बोन्स आपके स्कल में होंगी। ठीक है, 8 जो है वो क्रेनियल है, 14 फेशियल है, 6 मिडल और ऑसिकल हैं। ये ऑसिकल्स होती हैं स्मॉल बोन्स जो आपके कान में है, स्टेप्स, मिलियस एंड इंकस। और दोनों कानों की छोटी हड्डियों को मिलाकर वो यहाँ पर 6 कह रहे हैं। आपका वर्टिब्रल कॉलम डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्री कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिब्री टोटल कितनी होती हैं? 33 होती हैं। ठीक है, ये आपका एक्सोस्केलेटन हो गया। सेकंड वो कहता है कि आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन आता है जो कि 126 बोन्स पर होता है। अपेंडिकुलर में ही इसका मतलब छुपा हुआ है अपेंडेजेस। ठीक है, आपके बाजू और आपकी टांगें, ठीक है, आपके लेग्स, उनको वो कहते हैं ये अपेंडेजेस होती हैं। अपेंडेजेस आर्म्स और लेग्स को शो कर रही होती हैं। वो कहते हैं इसमें पेक्टोरल गर्डल होता है, इसमें 4 बोन्स होती हैं। ये मैं आपके आगे अभी डायग्राम भी दिखाती हूँ, उससे और एक्सप्लेन हो जाएगा। आपके बाजू में 6 हड्डियाँ हैं। बोथ हैंड्स आर 54। पेल्विक जो है गर्डल हैज 2 बोन्स। लेग्स हैव, अगर इफ यू हैव क्वेश्चंस बेटा आशर यू रेज योर हैंड, तो प्लीज़ होल्ड ऑन, आप उसको नोट डाउन कर लो। मैं आप लास्ट में आपको टाइम दूंगी तो मैं आपको उसका जवाब देती हूँ। ठीक है, पेल्विक गर्डल हैज़ 2 बोन्स। ठीक है, उसके बाद वो कहता है लेग्स 6 बोन्स, बोथ फीट्स हैव 54 बोन्स। ये है आपका स्केलेटन। ठीक है, यहाँ से डायग्राम हम लिखो। सबसे पहले तो ये देखो, ये आपका, हम ये सेंट्रल पूरा स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन डिस्कस करें अगर हम, तो ये आपका ब्रेन, आपका स्कल है। ठीक है, दिस इज योर कॉलर बोन, ये जो शोल्डर में ये जो लाइन है कॉलर बोन है, ये आपकी बाजू है। ये ऊपर वाली जो हड्डी है ये ह्यूमरस कहलाती है। दीज टू, ये जो बोन आपके थंब के साथ जा रही है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, थंब से जो नीचे वाली हड्डी होती है वो अल्ना कहलाती है। यहाँ पर होता है आपका पेक्टोरल गर्डल, ये दिस पेक्टोरल गर्डल। फिर वो कहता है पेल्विक गर्डल होता है, ये है फीमर, थाई बोन जो होती है। और ये जो नीचे वाली है ये मोटी वाली टिबिया, एंड दिस वन इज द फिबुला, और दिस इज योर फुट। ठीक हो गया, तो ये कहता है ये दिस इज योर रिब्स, और ये आपका वर्टिब्रल कॉलम हो गया। अब एक्सोस्केलेटन हमने पहले कहा था कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है। अब स्केलेटन का अगर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन आप निकालोगे तो वो ये होगा। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल और मेन एक्सिस आपकी बॉडी का बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन। ठीक, इसमें ये देखो कि ये जो लाइंस हैं, वर्टिब्रल कॉलम है ये वाला, और ये 1 2 3 4 ये वर्टिब्री डिस्क हैं। ठीक है, और ये टोटल कितनी है? 33 आपने पीछे पढ़ा है। यहाँ पर वो कहता है स्कल है, ये स्कल, और आपकी ये जो बोन, ये जो फेस वाला हिस्सा है, ये 14 फेशियल बोन से बना हुआ है, ये आपकी रिब्स हैं। तो ये सारे का सारा जो है वो आपका एक्सियल स्केलेटन को शो कर रहा है। अगर हम इस तरफ आएँ तो ये आपका अपेंडिकुलर के एक्सिस उसने यहाँ से निकाल दिया आपके स्केलेटन में से लॉन्गिट्यूडनल, और बाकी जो पोर्शन बच जाता है वो आपके रहते ही आपके अपेंडेजेस हैं, आपके बाजू और आपकी टांगें रह जाती हैं। तो कहते हैं ये क्या है? पेक्टोरल गर्डल, जहाँ से आपके बाजू जो हैं वो आपके मेन एक्सिस के साथ अटैच होते हैं। ये ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, दिस इज फ्लेंजेस। ये पेल्विक गर्डल है, फीमर, टिबिया एंड फिबुला। फ्लेंजेस आपके फुट की जो बोन्स हैं वो ये हैं। तो ये जो अपेंडेजेस हैं वो क्या बना रहा है? आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको असाइनमेंट भी साथ ही दूंगी। हमने पीछे स्लाइड में बोन्स को कैलकुलेट किया था, 126 बोन्स हम कह रहे हैं, लेकिन जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो ये कुछ डाटा सही नहीं हो, हमें इंफॉर्मेशन देता। तो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बात करूंगी तो मैं ये स्लाइड ऐसे ही एज इट इज़ ओपन करूंगी, और आप में से कोई एक जो है वो मुझे बताएगा कि ये कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम है, इस तरह से क्यों आ रहा है कि अगर हम इन्हें टोटल करें तो ये मुझे लगता है 266 कुछ नंबर ज़्यादा बनता है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो इस प्रॉब्लम को आप लोगों ने शेयर करना है, फिर मैं आपको इसका आंसर भी वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी कि आप लोगों ने सही सर्च किया है कि नहीं किया। ठीक है,
अभी आपने याद क्या करना है इसमें से, हम इसको अगर रिवाइज करें तो हम कहते हैं कि हमने अभी तक कंपोनेंट्स देखे हैं ह्यूमन स्केलेटन के, ये इसको रट्टा नहीं लगाना, इसके मेन पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। सबसे पहले एक्सोस्केलेटन आता है जो कि आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में है, इसमें हेड, ट्रंक, स्कल में 22, क्रेनियल आपका ब्रेन का हिस्सा होता है, क्रेनियल वर्ड हम ब्रेन के लिए करते हैं, फेशियल हम फेस के लिए करते हैं, एयर ऑस्टिकल्स छोटी छोटी हड्डियाँ वर्टिब्रीज में आ जाती हैं, ठीक है। पेंडिकुलर में 126 बोन्स होती हैं जो कि पेक्टोरल गर्डल पर कंसिस्ट करती है। पेक्टोरल गर्डल वो चीज़ है जहाँ से आपका बाजू आपकी मेन एक्सिस यानी एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच होगा, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। बाजू में वो कहता है 6 बॉन्स हैं, सॉरी हैंड्स में 54 हैं। पेक्टिक गर्डल वो होगा जिससे आपकी टांगें आपके अटैच हैं आपके मेन एक्सिस के साथ, ठीक। तो इसमें वो कहता है कि हैज़ 2 बोन्स और इसमें जो है लेग्स हैव 6 बोन्स। अब यहाँ पर देखो इस डायग्राम से हमने देख लिया था अपेंडिकुलर स्केलेटन ये है, ये आपका होल स्केलेटन, इसमें से मेन एक्सिस निकाल दो तो ये एक्सियल स्केलेटन हो गया और ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन हो गया। अच्छा ना नेक्स्ट है हमारा जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज जॉइंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन 2 और मोर बोन्स, आपकी दो हड्डियों के दरमियान जो कांटेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं डायग्राम से बताऊँ तो ये आपकी बाजू, आपका ये फोरआर्म, ठीक है, ये ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना ये अगली बाजू, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर जो कनेक्शन कायम हो रहा है, इनकी ये जो अटैचमेंट पॉइंट बन रहा है ये क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। इसी तरह ये फीमर, टिबिया एंड फिबुला, इन दोनों का यहाँ पर जो अटैचमेंट पॉइंट बन रहा है वो भी क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहते हैं आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट होते हैं। कुछ होते हैं इमूवेबल जो कि बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, फिक्स्ड होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, आपके ब्रेन में होते हैं। कुछ होते हैं जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, स्लाइटली मूव कर सकते हैं, स्लाइड मूवमेंट। इसकी एग्जांपल आपको वर्टिब्री है, आपका वर्टिब्रल कॉलम है, आप अपनी बैक को, अपनी कमर को एक खास हद तक जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही आप उसको बेंड नहीं कर सकते। उसके बाद वो कहते हैं मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स देते हैं आपको, आपके शोल्डर और हिप जॉइंट। इसमें वो कहता है मूवेबल जॉइंट्स के आगे से टाइप्स होती हैं। एक कहलाता है हिप जॉइंट जो कि सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूव करता है, आगे और पीछे, ठीक है। और अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन, सिर्फ वन प्लेन में, यानी आप अपने बाजू को या तो सीधा कर लोगे या बेंड कर लोगे। इसी तरह आपके जो लेग की बोन्स हैं उसको भी आप बेंड कर लोगे या आप सीधा कर लोगे। दूसरे वो कहते हैं मूवेबल जॉइंट्स की टाइप होती हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या है कि सॉकेट होता है बॉल एंड सॉकेट की वो ऑल अराउंड मूव कर सकता है, चारों तरफ मूव कर सकता है, ऑल डायरेक्शन में। आपके हिप और शोल्डर जॉइंट जो हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाते हैं। तो इस एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि आपने बॉल करवानी हो, क्रिकेट मैच खेल रहे हो और आपने बॉल करवानी है, तो आप अपने शोल्डर को मूव करोगे चारों तरफ, ठीक है, ऑल अराउंड आप मूव कर लोगे, ठीक है। ये एग्जांपल है आपके डिफरेंट जॉइंट्स की, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो जॉइंट है ना, इसको वो कह रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ये वाला जो जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है, यहाँ पर दिस वन इज ऑल्सो हिंज जॉइंट। ये देखो यहाँ पे आप अपने बाजू को या तो बेंड करोगे या फिर सीधा कर लोगे। और आपके स्कल के अंदर और ये जो वर्टिब्री है, ये यहाँ पर जो जॉइंट है वो कौन सा, स्लाइटली मूवेबल। और लेकिन जो स्कल में है जॉइंट्स वो बिल्कुल ही फिक्स्ड हैं, नॉन मूवेबल हैं। तो आपके पूरे स्केलेटन में अगर हम डिवाइड करें टाइप्स, जॉइंट्स की टाइप्स को डिवाइड करें तो हम कहते हैं जो स्कल में है वो फिक्स्ड है, जो आर्म में है वो हिंज है यानी वन प्लेन में, और टांग में भी हिंज है वो भी वन प्लेन में मूव करेगा। जो शोल्डर में है और जो यहाँ पर है पेल्विक गर्डल में, ये ऑल अराउंड ऑल डायरेक्शन में मूव करता है, जिसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी टाइप्स हो गई, नॉन मूवेबल, वर्टिब्री स्लाइटली मूवेबल, मूवेबल हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट ऑल डायरेक्शन मूवमेंट, ठीक है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ये डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है टेंडन्स और लिगामेंट्स आ जाते हैं। टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं? टेंडन्स वो कहता है टफ बैंड्स होते हैं, ठीक है, आपके मसल्स को आपकी बोन्स के साथ अटैच करते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल भी होते हैं, आपकी एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है मेजरली, मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी करूँगी। टेंडन्स टफ बैंड्स जो आपके मसल्स को आपकी बोन्स के साथ जोड़ रहे हैं, आपके मसल्स की अटैचमेंट आपकी बोन्स के साथ होगी तो आपकी बोन्स जो है वो मूव करेंगी, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, ठीक है। दो बोन्स को भी तो कनेक्ट करना है ना आपस में, ठीक है, उनका अटैचमेंट पॉइंट तो हमने कह दिया जॉइंट है, तो लेकिन वहाँ पर कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि एक बोन को दूसरे बोन के साथ जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो फ्लेक्सिबल बैंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिगामेंट कहलाते हैं। अब ये आपकी बोन्स की डिसलोकेशन को रोकेंगे कि आप मूव कर रहे हो तो ये ना हो कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर से स्लिप हो जाए, डिसलोकेट हो जाए। तो दोनों को आपस में बांध कर रखना किसका काम होता है? लिगामेंट को। और आपके बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उनको आपकी बोन्स के साथ अटैच करके रखना किसका काम होता है? टेंडन्स का काम होता है। तो दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या हुआ? टेंडन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स टू बोन्स while ligaments are responsible for the attachment of one bone to another bone, ठीक है। tendons are responsible for movement, especially ligaments are responsible to prevent the dislocation of bones। यहाँ पर डायग्राम है, ये देखो, ये आपका स्केलेटल मसल्स है और ये आपकी बोन है। ये वो कह रहा है टेंडन है जो आपके मसल्स को आपकी बोन्स के साथ जोड़ कर रख रहा है, बांध कर रख रहा है। यहाँ पर देखो ये एक बोन है, ये सेकंड बोन है, इन दोनों के दरमियान ये जो बैंड है वो क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। यानी बोन का बोन के साथ जुड़ा रहना भी बहुत ज़रूरी है और मसल्स का आपकी बोन्स के साथ अटैच होना भी ज़रूरी है, तभी आपका होल बॉडी मास एज वन यूनिट नज़र आएगा एंड यू कैन मूव इजीली और यू कैन लोकोमोट, यू कैन शो योर लोकोमोशन इजीली, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, अब मसल्स एंड मूवमेंट, हमने कहा कि जॉइंट होते हैं, हमने कहा कि टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, तो लेकिन ये मसल्स और में हमारी मूवमेंट में कैसे अहम किरदार अदा करते हैं? तो कहते हैं आपकी जो मूवमेंट होती है वो होती है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से होती है, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो आपकी बोन्स मूव करती हैं। बार एक मसल्स आपका अटैच होता है इमूवेबल बोन के साथ, जिससे ओरिजिन में आगे डायग्राम से भी समझाती हूँ आपको, लेकिन अभी इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो हम पहले देखते हैं। वो कहता है अदर एंड अटैच होता है मूवेबल के साथ, जो कि क्या कहलाता है? इंसर्शन। आपके स्केलेटल मसल्स वो कहते हैं इन पेयर्स होते हैं जो कि एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। एंटागोनिस्टिक होता है एक दूसरे के मुखालिफ, कि ऊपर वाला पेयर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरे वाला पेयर रिलैक्स कर रहा होगा, दूसरे वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पहले वाला रिलैक्स कर रहा होगा। ये बात उसने आगे लिख दी है। मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड्स द जॉइंट, अब वो मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपके जॉइंट को बेंड करते हैं ये फ्लेक्सर होते हैं और इनको बाइसेप मसल्स भी कहते हैं। मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेटन द आर्म करते हैं, आपके बाजू को सीधा करते हैं, वो एक्सटेंसर होते हैं, ये ट्राइसेप भी कहलाते हैं। अब ये सारी बातें मैं यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यहाँ देखो, कहता है आपके मसल्स का एक अटैचमेंट पॉइंट है एक ऐसी हड्डी के साथ जो कि फिक्स्ड है, इमूवेबल है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन, ठीक। फिर हमने कहा ये जो आपके मसल्स हैं रेड कलर के, ये एक ऐसी हड्डी के साथ अटैच होते हैं जो कि मूवेबल है। तो आपका अगला बाजू, रेडियस और अल्ना वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट इसका क्या कहलाएगा? इंसर्शन कहलाएगा। मसल्स की मूवमेंट में दो पॉइंट होते हैं अटैचमेंट के मसल्स के लिए, एक ओरिजिन होता है और एक इंसर्शन होता है। ओरिजिन वो है ऐसी बोन के साथ जो कि आपके फिक्स है, इंसर्शन वो पॉइंट है ऐसी बोन के साथ जो कि मूवेबल है। अब वो कहते हैं ये आपका बाजू है, ह्यूमरस है, ऊपर वाली साइड पर ये जो मसल्स हैं ये वो कहता है बाइसेप है। बाइसेप इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो टेंडन्स के जरिए अटैच होता है आपकी बोन के साथ। इसकी पिछली जानिब जो मसल्स हैं वो ट्राइसेप कहलाते हैं। इसे ट्राइसेप इसलिए कहते हैं कि तीन टेंडन्स के जरिए अटैच होता है आपकी बोन के साथ।
ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ तक मेन टर्म्स हमने कहा है। हमने कहा ये दोनों मसल्स के मूवमेंट में मसल्स एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। तो कौन से एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं? बाइसेप एक पेयर है मसल का, ट्राइसेप सेकंड पेयर है मसल का। अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्राइसेप रिलैक्स करेंगे, अगर ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बाइसेप रिलैक्स करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं मसल्स जो हैं वो एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं फॉर द। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। Dear students, I am Sir Hafiz Asif from the Islamic department. The boys 10 क्लास, आज हम सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 2 पढ़ेंगे, इसका तर्जुमा और इसका मुख्तसर मफ़हूम और तशरीह। जी बेटा, इस रुकू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, उज़कुरू याद करो नेमत अल्लाह अलैकुम तुम पर, इज़ जब जाअतकुम, जा का मतलब आना, कुम का मतलब तुम, जब तुम पर आए, जुनूद लश्कर गिरोह या फ़ौजें, फ़ापस अरसलना हमने भेजा, अलैहिम उन पर, रीहन हवा को, वाओ और जुनूद लश्कर, लम नहीं तरौहा देख सकते थे, वकान अल्लाह और अल्लाह है, बिमा जो तामलून तुम अमल करते, बसीर देखने वाला। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जब फ़ौजें तुम पर चढ़ आईं तो हमने तुम पर हवा भेजी और ऐसे लश्कर जिनको तुम देख नहीं सकते थे, और अल्लाह तुम्हारे सब अमलों को देखने वाला है। इस जब जाऊकुम जा आई कुम तुम पर, मिन से फ़ौक़ ऊपर, कुम तुम्हारे, वमिन और से असफल नीचे, मिन कुम तुम से, और जब फ़ौजें तुम्हारे ऊपर और नीचे से तुम पर चढ़ आईं, वइज़ और जब ज़ाग़तिल अबसार ज़ाग़त फिर गईं अबसार आँखें, और आँखें फिर गईं, व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर, व बलग और पहुँच गए, क़ुलूब क़ल्ब की जमा क़ुलूब दिल, हनाजिर गलों तक, व तज़ुन्नूना व और तज़ुन्नून गुमान करने लगे, बिल्लाही अल्लाह पर, जुनूना गुमान। जब फ़ौजें या लश्कर तुम्हारे ऊपर और नीचे से तुम पर चढ़ आए, और वइज़ ज़ाग़तिल अबसार और तुम्हारी आँखें फिर गईं और दिल मारे दहशत के गलों तक पहुँच गए, और तुम अल्लाह की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे। हुनालिका वहाँ, अबतुलिया आज़माए गए, मुमिनून मोमिन, वाओ और ज़ुलज़िलू और हिलाए गए, ज़िलज़ाल हिलाए गए, शदीद सख्त, वहाँ मोमिन आज़माए गए और सख्त तौर पर हिलाए गए। वइज़ और जब, यक़ूलु कहा, मुनाफ़िक़ूना मुनाफ़िक़ों ने, वल्लज़ीना और वो, फ़ी में क़ुलूब क़ल्ब की जमा क़ुलूब दिल, मर्ज़ बीमारी, माँ जो, वादना वादा किया ना हमसे, अल्लाह व और रसूल लहू और उसके रसूल ने, इल्ला मगर, गुरूरा धोखे का। फरमाया और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज़ था कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे महज धोखे का वादा किया था। वाइज़ और जब, क़ालत कहा, ताइफ़ा एक ग्रोह, मिनहुम उनमें से, या अहला या ए अहल अहले यसरब, यसरब जो है वो मदीना का पुराना नाम है। या अहला यसरब, ए अहले यसरब, ला नहीं मुकाम जगह, लकुम तुम्हारे लिए। और जब क़ालत कहा, ताइफ़तुन ग्रोह, और जब उनमें से एक ग्रोह कहने लगा, ए अहले यसरब तुम्हारे लिए यहाँ मुकाम जगह नहीं है, फ़रजिऊ पस लौट चलो, वाओ और यस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुम और उनमें से इजाज़त चाहने लगा फ़रीक़
एक फ़रीक़ एक जमात मिनहुम उनमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनमें से एक जमात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने लगी। यक़ूलूना वो कहने लगे इन्ना बुयूतना औरा इन्ना बेशक बुयूत बैत की जमा बुयूत घर ना हमारे औरा खुले हैं वमा और नहीं थे या ब्याउरा और वो खुले नहीं थे इन युरीदूना वो चाहते थे इल्ला फ़िरारा सिर्फ भागना। और उनमें से एक जमात कहने लगी ए अहले यसरब तुम्हारे लिए यहाँ ठहरने का मुकाम नहीं बस तुम लौट चलो। और उनमें से एक जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने लगे और कहने लगी कि हमारे घर खुले पड़े हैं, हालांकि उनके घर खुले पड़े नहीं थे, वो तो सिर्फ़ भागना चाहते थे। जी बेटा अगली आयत है वाओ और लव अगर दुखिलत आ दाखिल हों अलैहिम उन पर मिन से अक़तार अतराफ़ चारों तरफ अतराफ़ से सुम्मा फिर सुइलुल फितना फिर कहा जाए उन्हें फ़ितना लड़ाई के लिए लातऊहा तो वो करने लगें वमा और नहीं तलब्बासु वो तवक़्क़ुफ़ करें बिहा इससे इल्ला मगर यसीरा बहुत कम थोड़े। और अगर फ़ौजें अतराफ़ मदीना से उन पर आ दाखिल हों फिर उन्हें लड़ाई के लिए या खाना जंगी के लिए कहा जाए तो वो करने लगें और इसके लिए बहुत ही कम तवक़्क़ुफ़ कर। जो तवक़्क़ुफ़ होता है रुकना ठहरना बाज़ आना। जी नेक्स्ट आयत है वाओ और लक़द बेशक कानू थे आहदुल्लाह आहद अहद से है वादा अल्लाह अल्लाह मिन से कबल पहले ला नहीं युवल्लून फिरेंगे अदबार या फेरेंगे अदबार पीठें वकाना और है अहदुल्लाह अहद का मतलब वादा अल्लाह का मतलब अल्लाह मसऊला सवाल किया जाएगा या पूछा जाएगा। वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्लु ला युवल्लूनल अदबार और बेशक वो पहले ही अल्लाह से वादा कर चुके थे कि वो पीठें नहीं फेरेंगे। वकाना आहदुल्लाहि मसऊला और जो वादा अल्लाह से किया जाता है अल्लाह उसके बारे में पूछेगा या उसके बारे में सवाल किया जाएगा। कुल कह दो या कह दीजिए लन हरगिज़ नहीं यनफ़ाकुम तुम्हें नफ़ा देगा फ़िरारा तुम्हारा भागना इन अगर फ़रर तुम भागो मिन से मौत कह दीजिए कि अगर तुम मौत से भागोगे तो तुम्हारा भागना तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं देगा। औ या कत्ल होने से अगर तुम मरने से मौत से यानी मरने से कत्ल मारे जाने से अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो तुम्हारा भागना तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं देगा। व इस और जब ला नहीं तमत्ताऊना फ़ायदा इल्ला मगर कलील कम या थोड़ा और इससे बहुत ही कम फ़ायदा उठा लो। कह दीजिए कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो तुम्हारा भागना तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं देगा और इससे बहुत ही कम फ़ायदा उठाओगे। कुल कह दीजिए मन कौन है लज़ी जो यासिमुकुम तुम्हें बचाए मिन से अल्लाह से। इन अगर कह दीजिए कि कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचाए। इन अगर अरादा बिकुम अगर इरादा करे कुम तुम्हारे बारे में सून बुराई का अगर अल्लाह तुम्हारे बारे में बुराई का तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा करे तो कौन है जो तुम्हें उससे बचा सकता है। औ अरादा बिकुम रहमा और अगर तुम्हारे साथ रहमत का सलूक करना चाहे तुम्हारे साथ भलाई का इरादा करे तो कौन है जो उसको टाल सकता है। वला यजिदूना व और ला नहीं यजिदूना तुम पाओगे लहुम मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा वली दोस्त वला नसीरा और मददगार और तुम अल्लाह के सिवा किसी को दोस्त और मददगार ना पाओगे। इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि ए नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए इनसे कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो कौन है जो इस बुराई को तुमसे टाल सकता है। और अगर
तुम्हारे साथ नेकी या भलाई का इरादा करे तो कौन है जो इसको बदल सकता है, हटा सकता है। और फरमाया कि तुम अल्लाह के सिवा ना तो किसी को दोस्त पाओगे और ना ही मददगार।